हेलो लर्नर्स, आज हम करेंगे ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट में लॉन्ग रन कॉस्ट, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट एंड इट इज़ पार्ट थर्ड। जो आज अब हम कर रहे हैं वो पार्ट थर्ड है, क्योंकि उससे पहले के जो पार्ट्स हैं उसमें हमने मीनिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट की शॉर्ट रन कॉस्ट की है। पार्ट वन में हमने टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट किया, और पार्ट सेकंड में हमने एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट किया कि एवरेज कॉस्ट क्या है और मार्जिनल कॉस्ट क्या है। और आज हम पढ़ रहे हैं लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट। अब लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होती है? लॉन्ग रन कॉस्ट, क्योंकि लॉन्ग रन में सभी फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे वेरिएबल हैं, तो जो लॉन्ग रन की कॉस्ट है उसमें सभी वेरिएबल कॉस्ट ऐड होती है, कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं होती। तो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, इट इज़ मिनिमम कॉस्ट एट विच ईच लेवल ऑफ आउटपुट कैन प्रोड्यूस्ड। यह वह न्यूनतम लागत है जिस पर उत्पादन के दिए हुए स्तर को प्राप्त किया जा सकता है। तो जो न्यूनतम लागत है, जो उत्पादन की न्यूनतम लागत होती है, वो हमारी लॉन्ग रन कॉस्ट होती है। लिबिफिस्की की डेफिनेशन है, द लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। जैसा कि हमें पता है कि लॉन्ग रन में सभी वेरिएबल्स, सभी फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। तो सारी जो परिवर्तनशील हमारे फैक्टर्स हैं उनकी लागतें, और वो जो लागतें कौन सी हैं? न्यूनतम लागत। क्योंकि लॉन्ग पीरियड में हमारे पास इतना लंबा समय होता है कि हम अपनी लागतों को न्यूनतम कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट है वो शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट से ही डिराइव करते हैं, और शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट से कम होती है और या उसके बराबर हो सकती है, लेकिन शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट से कभी भी अधिक नहीं हो सकती। तो ये हमने लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट का बनाया है। और जो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट है वो ओरिजिन से शुरू होती है, शून्य से। शून्य से होने का मतलब क्या है? क्योंकि इसमें कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है। STC हमारी जो शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट है वो ओरिजिन से शुरू ना होकर ऊपर से शुरू होती है, थोड़ा सा वाई एक्सिस के, क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट शामिल होती है। इसमें फिक्स कॉस्ट, स्थिर लागत होती है, लेकिन लॉन्ग रन में कोई भी स्थिर लागत नहीं होती। तो यह शून्य से शुरू होती है। अब इसमें दो STC दिखाएंगे हैं, STC 1, STC 2। अब जो STC हैं वो उसके डिफरेंट प्लांट साइज को दिखाती है कि जो इसके प्लांट साइजेस हैं, अल्पकालीन लागत है, उसके जो प्लांट के साइजेस हैं वो आपके बताते हैं। और जो LTC वक्र है हमारे पास, वो STC को, जो STC 2 STC बनाए ना, उनके न्यूनतम, जो उनकी सबसे न्यूनतम लागत है उसको वो कट कर रहा है। यहाँ पर देखो, न्यूनतम STC का जो न्यूनतम बिंदु है उसको कट किया, और जो STC 2 का न्यूनतम बिंदु है उसको कट करके उसको स्पर्श कर रहा है, कट नहीं स्पर्श करता है। तो जो LTC है हमारे पास, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट है, वो STC के न्यूनतम, जो न्यूनतम संभावित लागत बिंदु है, उनका एक तरह से बिंदु पथ होता है, वहाँ पर वो कट करके जाता है। तो जो LTC वक्र है वो डिफरेंट STC को अपने में एक तरह से समाहित किए हुए हैं, और जो STC के न्यूनतम पॉइंट हैं उनसे मिलकर LTC बनती है। तो ये हमारी लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट है, जो कि ओरिजिन से शुरू होती है। ओरिजिन से शुरू होने का मतलब क्या है कि इसमें कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होती। और जबकि जो STC है वो हमारी वाई एक्सिस से शुरू होती है, वाई ओरिजिन से शुरू ना होकर बल्कि थोड़ा ऊपर से शुरू होती है, क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट आरंभ होती है, वाई एक्स से आरंभ होती है। तो ये हमारी है लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। कब? एवरेज का मतलब क्या है? पर यूनिट कॉस्ट। तो पर यूनिट लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम पॉसिबल पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ आउटपुट इन द लॉन्ग पीरियड। तो मिनिमम कॉस्ट होती है लॉन्ग रन में, पॉसिबल पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ आउटपुट इन द लॉन्ग रन। अब इसमें फिक्स कॉस्ट अलग से, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि लॉन्ग रन में सारी जो कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है, कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होती। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? LAC इज इक्वल टू LTC अपॉन Q। अब इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि ये थोड़ा सी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। अब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो SAC, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है उनसे ही मिलकर बनती है। अब शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व हमारे पास क्या है? पहला शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व हमने SAC लिया है, पहला प्लांट है SAC 1। अगर फर्म उत्पादन करना चाहती है OM, अगर फर्म OM उत्पादन करना चाहती है तो वो OA कॉस्ट के साथ, कॉस्ट को हम
OY एक्सिस से हमने मेजर किया तो AM लागत से वो OM प्रोडक्शन कर सकती है, AM लागत से AM प्रोडक्शन कर सकती है। और वो यही प्रोडक्शन OM प्रोडक्शन सेकंड जो हमारा प्लांट है SAC1 SAC2 शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, वो अगर सेकंड प्लांट से उत्पादन करती है तो देखो शुरू में लागतें अधिक होती हैं SAC2 में, तो वहाँ पर जो लागत है वो हमारी BM आएगी, BM। तो फर्म के लिए अच्छा है कि वो पहले प्लांट पर ही उत्पादन करे क्योंकि वहाँ पर जो कॉस्ट है वो केवल AM है। अब फर्म अगर दूसरा प्लांट लगाती है और वो उत्पादन को बढ़ाना चाहती हैं तो देखो अब उत्पादन जब फर्म करती है तो फर्म अगर सेकंड प्लांट पर उत्पादन करती है तो उसकी जो कॉस्ट है वो CN आएगी, जो कॉस्ट है वो CN होगी। अगर फर्म पहले प्लांट पर ही उत्पादन करती है तो जो उसकी कॉस्ट है वो DN होगी। पहला प्लांट देखो, ये फर्स्ट प्लांट था हमारा SAC1, तो ये शॉर्ट रन पहला प्लांट था तो उसकी कॉस्ट DN। तो अगर फर्म उत्पादन को बढ़ाना चाहती है तो वो पहले प्लांट को छोड़कर वो सेकंड प्लांट पर उत्पादन करेगी ताकि उसकी कॉस्ट कम हो। तो इसलिए जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है इसको हम प्लानिंग कर्व भी कहते हैं। क्योंकि प्लानिंग कर्व क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं कि किस प्लांट से हमारी जो लागतें हैं वो कम आएंगी। इसी तरह से अगर और प्लांट्स हम यूज़ करते हैं, अगर एक और थर्ड प्लांट ले लिया जाता है, फॉर एग्जांपल अगर एक और प्लांट इस तरह से कोई आ जाता है तो SAC2, तो अगर फर्म और उत्पादन को करना चाहती है तो वो देखेगी कि कहाँ पर लागतें कम होंगी। तो इस तरह से इसलिए हम इसे प्लानिंग कर्व भी कहते हैं। ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए था। अब जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो यू शेप की इस तरह से बनती है, थोड़ी सी फ्लैट, मतलब कि जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो यू शेप की थी। इस तरह से LAC भी वैसे यू शेप की है लेकिन वो थोड़ी सी फ्लैट होती है। अब ये क्योंकि बहुत सारे SAC कर्व्स को अपने अंदर समेटे हुए है, इसमें बहुत सारे SAC कर्व्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट प्लांट्स हैं, उन सब की जो लागतें हैं उनसे मिलकर, उनके डिफरेंट पॉइंट से मिलकर आपके पास LAC बनती है। अब यहाँ पर चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जब जो SAC1 के इन डिक्रीजिंग पोर्शन है, जब LAC का डिक्रीजिंग पोर्शन होगा, ये देखो ये LAC का डिक्रीजिंग पोर्शन है, तो यहाँ पर ये SAC के डिक्रीजिंग पोर्शन से ही टच करेगी। और जो इसका न्यूनतम है LAC का जो न्यूनतम बिंदु है वहाँ पर वो SAC को उसके न्यूनतम बिंदु पर ही टच करेगी। और जो LAC का बढ़ता हुआ भाग है, ये बढ़ता हुआ भाग है, तो वो भी SAC को उसके बढ़ते हुए भाग से ही टच करके जाएगी। तो ये उसका ऑप्टिमम आउटपुट है क्योंकि यहाँ पर लागतें सबसे कम हैं। तो LAC वक्र भी हमारी यू शेप की ही होती है थोड़ी सी, लेकिन वो फ्लैट होती है कंपैरेटिवली SAC कर्व। तो इसे हम जो LAC कर्व है उसको हम लिफाफा वक्र भी बोलते हैं, एनवलप कर्व, और इसे हम प्लानिंग कर्व भी बोलते हैं। एनवलप कर्व जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे SAC प्लांट्स को, SAC वक्रों को ये अपने में समेटे हुए हैं। तो लिफाफा क्या होता है? लिफाफे में हम कुछ भी डाल देते हैं। इसी तरह से जो LAC कर्व है उसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं और इसे हम प्लानिंग वक्र भी कहते हैं। प्लानिंग वक्र कहने का कारण क्या है? योजना वक्र, कि ये हम प्लानिंग कर सकते हैं कि किस प्लांट पर हमारी जो कॉस्ट है, लागतें कम होंगी, और जिस प्लांट पर हमारी लागत कम होगी वहीं पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। या जो एक फर्म है कैन प्लान कि किस प्लांट पर उसकी जो लागत है वो कम होगी, ज़्यादा आउटपुट किया जा सकता है मिनिमम कॉस्ट पे। तो इसे हम एनवलप कर्व और प्लानिंग कर्व भी कहते हैं, LAC कर्व को। नाउ कॉजेज ऑफ यू शेप ऑफ LAC हमारी यू शेप की क्यों होती है? यू शेप की LAC थी, वो यू शेप की होने का क्या रीज़न है? तो कहते हैं कि जब LAC हमारी नीचे डाउन हो रही है तो वो क्यों है? क्योंकि हमें बहुत सारी बचतें मिलती हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, हमें बहुत सारी पैमाने की बचतें मिलती हैं जिसके कारण LAC डाउनवर्ड है। और उसके बाद जब मिनिमम पॉइंट पर पहुंचकर जो LAC है वो बढ़ना आरंभ हो जाती हैं, LAC बढ़ना, तो यहाँ पर हमें पैमाने की हानियाँ होनी शुरू होती हैं जिसके कारण ये यू शेप की होती हैं। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती हैं? पैमाने की बचतें जब भी हम उत्पादन का पैमाना बढ़ाते हैं तो हमें कुछ बचतें प्राप्त हो जाती हैं उत्पादन बढ़ाने के कारण। डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर,
डिवीज़न एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर से क्या मतलब है कि जब बहुत अधिक लेबर का यूज़ किया जाता है तो सभी जो लेबर है वो अलग अलग काम करना शुरू करती है और अधिक स्पेशलाइज हो जाती है, श्रम का विभाजन हो जाता है। और टेक्निकल इकोनॉमीज़, जब हम बड़ी मशीनरी से काम करते हैं तो हमारी जो लागतें हैं वो कम आना शुरू हो जाती हैं, कॉस्ट हमारी कम होना शुरू हो जाती हैं, जिससे हमें टेक्निकल इकोनॉमीज़ मिलनी शुरू हो जाती हैं। ऑटोमेटिक मशीन्स का हम यूज़ करने लगे, प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती हैं। इकोनॉमीज ऑफ इंडिविजिबिलिटीज़ का मतलब कि जब जो साधन है उनको विभाजित नहीं किया जा सकता, तो जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसको जब विभाजित नहीं किया जा सकता तो उसके कारण जो हमें इकोनॉमीज मिलती हैं तो वो हैं अविभाज्यता की इकोनॉमीज़। नेक्स्ट है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल कब मिलती हैं? जब LAC बढ़ना आरंभ होती है तो हमें हानियां होनी शुरू हो जाती हैं। हानियां कैसी होनी चाहिए कि टूट फूट होना शुरू हो गई, मशीनरी की टूट फूट, जो लेबर क्लास है कई बार वो काम नहीं करती, कोई भी इनएफिशिएंसी आ जाती है, किसी भी तरह के एक्सपेंडिचर बढ़ना शुरू हो जाते हैं, कोऑर्डिनेशन में कमी आती है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में इसमें फर्म में डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के कारण जो लागतें हैं बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो ये रीज़न है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, LAC यू शेप की होती है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत जो टोटल कॉस्ट में चेंज होता है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ वन मोर और लेस यूनिट। अगर हम एक अधिक या कम यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं उसके कारण जो भी कुल लागत में चेंज होता है दैट इज़ LMC, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। तो ये मार्जिनल कॉस्ट हमें पता है, तो ये भी लिटरली यू शेप की ही होती है। लॉन्ग रन जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी जैसे कि पहले कम होती है, फर्स्ट फॉल्स एंड मिनिमम पॉइंट पर पहुँच कर ये बढ़ने शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन LAC एंड LMC। हमने जो LAC देखी वो हमें पता है कि यू शेप की है, और LMC भी पहले कम होती है और उसके बाद बढ़ना आरंभ हो जाती है। और इनका रिलेशनशिप वैसे ही है जो हमने शॉर्ट रन कॉस्ट में किया था, कि जब LAC कम हो रही है तो LMC भी कम होती हैं, और LMC LAC को उसके मिनिमम पॉइंट पर कट करती हैं, और जब LAC बढ़ना शुरू होती है तो LMC उससे अधिक रेट से बढ़ती है। तो ये है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन LAC एंड LMC। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन शॉर्ट रन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट। अभी हमने जो शॉर्ट रन कॉस्ट की थी, लॉन्ग रन कॉस्ट, उन सभी का रिलेशनशिप है। उन सभी को जब हम एक डायग्राम में बनाते हैं तो वो हमारे पास कैसे बनेगी? वी नो, ये हमारे हैं LAC कर्व, जो कि हमने अभी किया कि यू शेप की और थोड़ी सी फ्लैट होती है यू शेप की, और ये जो LMC है वो LAC को उस पर काटती है। और अभी हमने किया था कि जो SAC है, SAC वो बहुत सारे जो वक्र हैं वो उसको कट करके SAC ये है हमारी, क्योंकि LAC में समाई हुई है, जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो LAC में समाई हुई है, और जो SMC है वो हमारी उसी न्यूनतम बिंदु पर काटती है। तो इट मीन्स जब इनका हम रिलेशनशिप करते हैं, जब सारी कॉस्ट हम लिखते हैं, तो अब हमारे पास क्या है? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज इक्वल टू SMC इज इक्वल टू LAC इज इक्वल टू LMC। तो ये सभी आपस में बराबर होते हैं, और जो हमारा ऑप्टिमम प्रोडक्शन होता है वो है OQ हमारा ऑप्टिमम प्रोडक्शन होता है। तो दिस इज़ द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट कर्व्स। ये हमने ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट कर्व्स की कि ट्रेडिशनल थ्योरी क्या है। तो इसमें हमने लॉन्ग रन कॉस्ट आज किया है, उससे पहले हमने शॉर्ट रन कॉस्ट किया था, जिसमें शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट हमने उससे पहले किया था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।